नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। सिटी स्कैनर के साथ मैं हूं आसिया। तो तमाम विधानसभा सीटों को खंगालते अब कुछ सीटों की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और लगातार आपके सामने आंकड़े ला रहे हैं, रिकॉर्ड्स ला रहे हैं और उस सीट के मिजाज को ही बता रहे हैं कि वो सीट किसे चुनती रही है और क्यों चुनती रही है, समीकरण क्या कहते हैं। तो फिर से हमारा कारवां पहुंच चुका है आज बिहार की एक और खास विधानसभा सीट पर और इस सीट को हम स्कैन करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन स्टूडियो में मौजूद हैं जो बताएंगे आपको कि सीट का मिजाज और सीट का रिकॉर्ड क्या रहा है। तो चलिए, आज कटिहार के एक जिले में है विधानसभा की सीट, वो है प्राणपुर। और प्राणपुर की सीट का मिजाज क्या रहा है? फिलहाल तो बीजेपी का कब्जा है, लेकिन क्या यहाँ हमेशा से बीजेपी के कैंडिडेट जीतते रहे हैं या फिर यहाँ पर जनता रोटेशन में कैंडिडेट को जिताती रही है? मुख्य मुकाबला किनके बीच रहा है और समीकरण किसको फेवर करते रहे हैं? रंजन जी, कटिहार वैसे तो देखिए बहुत यहाँ पर जो समीकरण है वो सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे आरजेडी को कई सीटों पर, लेकिन प्राणपुर की सीट में बीजेपी का कब्जा है। वहां का रिकॉर्ड क्या कहता है? उस सीट का मिजाज क्या रहा है? देखिए, अगर आप प्राणपुर विधानसभा की अगर बात कीजिए तो पिछले 3 चुनाव से 2010, 2015 और 2020 मतलब पिछले 3 चुनाव से इस सीट पर बीजेपी जीत का परचम लहरा रही है। दिलचस्प यह है कि जो प्राणपुर है वहां पर अगर आप माई इक्वेशन को देखिए, माई समीकरण को देखिए M+Y, तो ये 50% से ज्यादा है। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ये 55-56% के आसपास है। बावजूद इसके इस सीट पर बीजेपी जीत रही है और वो भी एक बार से नहीं, पिछले 3 बार से इस सीट पर बीजेपी को जीत मिल रही है। क्यों मिल रही है इस पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यूपी के गोरखपुर में ही गोरखनाथ मंदिर नहीं है। एक गोरखनाथ मंदिर जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत भी आता है, प्राणपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत, और ये बिहार के गोरखपुर में है। गोरखपुर गांव है जो कटिहार जिला के आजमनगर प्रखंड में है और यहीं पर गोरखनाथ धाम मंदिर है। और कहा यह जाता है, माना यह जाता है कि नाथ संप्रदाय के गुरु गोरखनाथ ने ही यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी। ये तो हो गई प्राणपुर से जुड़ी चीजों के बारे में बातें। अब हम राजनीतिक बात कर लेते हैं। अगर हम राजनीतिक बात करें और यहाँ से देखें कि कब से चुनाव होने शुरू हुए, तो जो प्राणपुर विधानसभा है यहाँ पर जो पहला चुनाव हुआ था वो 1977 में हुआ था और तब महेंद्र नारायण यादव जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव जीते थे। इनफैक्ट महेंद्र नारायण यादव जो है यहाँ से 5 बार चुनाव जीतने में सफल रहे हैं। अगर आप देखिए, अब तक जो प्राणपुर विधानसभा है वहां 11 चुनाव हुए हैं, जिसमें बीजेपी ने सबसे ज्यादा बार जीत हासिल की है, 4 बार उसे सफलता मिली है। आरजेडी को 2 बार यहां से जीत हासिल हुई है, तो कांग्रेस को भी 2 बार यहां से सफलता मिली है। जनता दल भी 2 बार जीता है और जनता पार्टी जो है वो 1 बार जीतने में सफल रही है। महेंद्र नारायण यादव, जैसा मैंने आपको बताया कि 5 बार यहां से चुनाव जीते हैं और वो जो है सबसे सफल कैंडिडेट रहे जो कि विधायक बनते रहे। और दूसरे स्थान पर विनोद कुमार सिंह हैं, स्वर्गीय विनोद कुमार सिंह, जो कि अभी 3 बार यहां पर चुनाव जीते थे, लेकिन पिछली बार जब चुनाव होना था उसके ठीक पहले पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशंस थे उसकी वजह से उनका निधन हुआ और उसके बाद उनकी पत्नी निशा सिंह को टिकट यहां से दिया गया। अब हम देख लेते हैं 2010 से यहां पर क्या कुछ हुआ है। तो 2010 में विनोद कुमार सिंह चुनावी मैदान में थे, बीजेपी के टिकट पर थे। उससे पहले अगर आप देखिए तो 2 बार 2005 के फरवरी और अक्टूबर नवंबर में जो 2 चुनाव हुए थे उसमें आरजेडी के महेंद्र नारायण यादव जो है वो चुनाव जीते थे, जो कि यहाँ से पहले विधायक हैं। वो आरजेडी के टिकट पर 2 बार चुनाव जीते, जबकि 2000 में विनोद कुमार सिंह यहाँ से बीजेपी को पहली बार सफलता दिलाने में कामयाब हुए
थे। तो 2010 में जब चुनाव हो रहा था तो विनोद कुमार सिंह जो है बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में थे और उनके सामने कांग्रेस ने अब्दुल जलील को चुनावी मैदान में उतारा था, जबकि एनसीपी, चूंकि ये जो कटिहार का क्षेत्र है वहां तारिक अनवर का एक प्रभाव है, अभी कटिहार से सांसद भी हैं तारिक अनवर, और उस वक्त तारिक अनवर जो हैं वो एनसीपी में थे, शरद पवार वाली एनसीपी जो थी उस समय उसमें थे। तो उनका कैंडिडेट यहां पर जो है वो चुनावी मैदान में उतरा था और वो थी इशरत परवीन। इशरत परवीन जो है यहां पर चुनावी मैदान में थी और एक ट्रायंगुलर फाइट यहां पर देखने को मिली। किनके बीच में? विनोद कुमार सिंह, इशरत परवीन और अब्दुल जलील के बीच में। इनफैक्ट इससे भी ज्यादा कोण खुल गए, बल्कि आप कह सकते हैं कि 5 कोणीय मुकाबला जो है यहां पर देखने को मिला है। अब यहां पर अगर आप देखिए तो जो विनोद कुमार सिंह हैं उनको 43,660 वोट आए, मतलब 31.59%। अब्दुल जलील तीसरे स्थान पर चल गए कांग्रेस प्रत्याशी और एनसीपी की इशरत परवीन दूसरे स्थान पर रहीं और उनको आए 42,944 वोट, मतलब 31.07%। और अब्दुल जलील ने 13,925 वोट लाए, 10% के आसपास उनको वोट आया। इसके अलावा महेंद्र नारायण यादव आरजेडी के टिकट पर फिर से चुनाव लड़े थे, लेकिन उनको 12,915 वोट आए, मतलब कि 19.35% वोट। और सुदर्शन चंद्र पॉल जो कि यहां पर लगातार चुनाव लड़ते रहते हैं, निर्दलीय चुनाव लड़े थे, उनको भी 10,000 से ज्यादा वोट आए। तो इतने कोनों में जो वोट बना उसका फायदा जो है बीजेपी को मिला और हार जीत का मार्जिन कितना रहा? 716 वोटों का, और 716 वोटों से विनोद कुमार सिंह ने इशरत परवीन को पराजित किया। फिर 2015 में गठबंधन जो है वो हो चुका था, कांग्रेस, आरजेडी और जनता दल के बीच में सीट एक बार फिर से कांग्रेस को दी गई, लेकिन एनसीपी उस गठबंधन में नहीं था, तो एनसीपी ने एक बार फिर से इशरत परवीन को चुनावी मैदान में उतार दिया। अब यहां पर क्या होता है कि विनोद कुमार सिंह को जो है 47,924 वोट आते हैं, मतलब 26.5% से कुछ ज्यादा वोट, और एनसीपी की इशरत परवीन फिर दूसरे नंबर पर, उनको जो है 39,823 वोट, मतलब 22.19% वोट आए। और यहां पर तौकीर आलम को इस बार कांग्रेस ने टिकट दिया था, वो तीसरे स्थान पर रहे, उनको भी 39,653 वोट आते हैं। और सुदर्शन चंद्र पॉल एक बार फिर से निर्दलीय थे, उनको 22,373 वोट, मतलब कि 12.47% वोट आए। तो एक क्वाड्रेंगुलर फाइट यहां पर हुई जिसमें विनोद कुमार सिंह कुशवाहा जो हैं वो 8,101 वोट से जीतने में कामयाब हुए। फिर 2020 आता है। चुनाव से पहले जैसा मैंने आपको बताया कि विनोद कुमार सिंह का पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस की वजह से निधन होता है। निशा सिंह उनकी पत्नी चुनावी मैदान में उतरती हैं। एक सहानुभूति भी थी, विनोद कुमार सिंह का अपना काम था। और फिर जब यहां पर चुनाव होता है तो निशा सिंह के सामने फिर से तौकीर आलम कांग्रेस के टिकट पर थे, लेकिन चूंकि एनसीपी इस बार नहीं थी तो इशरत परवीन निर्दलीय चुनावी मैदान में थी और सुदर्शन चंद्र पॉल भी निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। और एक बार फिर से यहां पर क्वाड्रेंगुलर फाइट देखने को मिली। निशा सिंह को 40% वोट आए, 79,974 वोट। और दूसरे स्थान पर इस बार तौकीर आलम रहे कांग्रेस प्रत्याशी, उनको 38.5% वोट, मतलब 77,002 वोट आए। और इशरत परवीन तीसरे स्थान पर गई जिनको 19,746 वोट आए और उनका जो मत प्रतिशत था वो लगभग 10% के आसपास था। और सुदर्शन चंद्र पॉल जो हैं वो निर्दलीय चुनावी मैदान में थे, उनको भी लगभग 6,000 के आसपास वोट आया, 3% उनका मत का प्रतिशत था। तो ये चीजें आप देखते हैं, लेकिन यहां पर जो चीज दिख रही है कि बीजेपी मुस्लिम बहुल इलाका है। यहां पर अगर आप मुस्लिम वोटर की बात कीजिए तो वो 46.8% है। और इसके बाद यादव वोटर्स की संख्या बहुत अच्छी है। अगर M+Y को हम कर दें तो ये 55-56% के आसपास मामला चल जाता है।
लेकिन बावजूद इसके बीजेपी जीत रही है। तो उसकी दो वजह है। पहली वजह तो यह है कि यहां पर पोलराइजेशन होता है, काउंटर पोलराइजेशन की बात है। अगर मुस्लिम वोट एक तरफ जा रहा है तो जो हिंदू वोट है वो जातियों में ना बंटकर एक ये के तौर पर पोलराइज होकर बीजेपी को मिलता है। और यही वजह है कि निशा सिंह को 40% वोट पिछली बार भी आए थे। और जो दूसरी वजह है, चूंकि अगर आप देखिए तो ऐसे भी 47% वोट कम नहीं होते और बाकी कुछ तो मिलता ही है, लेकिन जो दूसरी वजह है कि यहां वोटों का बंटवारा हो जाता है। दो मजबूत कैंडिडेट अगर आप देखिए तो एक कांग्रेस से होता है और दूसरी तरफ एक इशरत परवीन जो है वो चुनावी मैदान में उतरती हैं और इन दोनों के बीच जो है वोट बंटते हैं और उसका लाभ जो है वो बीजेपी को मिलता है। और यही वजह है कि बीजेपी 3 बार से यहां पर चुनाव लड़ रही है। अब इस बार दिलचस्प ये हो गया है कि कांग्रेस और आरजेडी दोनों यहां पर जो है पूरा जोर लगा रही है और इस बार मानकर चलिए कि यहां टिकट के लिए जो है दोनों के बीच की ये सीट किसे मिले, इस पर जो है वार्तालाप कुछ ज्यादा लंबी हो सकती है। क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने प्राणपुर विधानसभा में शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम किया और इसमें सुप्रिया श्रीनेत जो उनकी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो आई हुई थी, तारिक अनवर थे। तो यहां पर ये इंपॉर्टेंस इस विधानसभा को कांग्रेस दे रही है। लेकिन इन सब के बीच आरजेडी ने भी प्राणपुर में सामाजिक न्याय परिचर्चा की है। अब एक और डेवलपमेंट ये हुआ है कि इशरत परवीन जो पहले एनसीपी में थी, पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ी, वो अब आरजेडी की जिला अध्यक्ष है और वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहती है। न्यूज बाइस्कोप से भी जो उनकी बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने ये बातें कही, लेकिन हाँ ये बातें वो जरूर कह रही हैं कि गठबंधन धर्म का पालन होगा और जो हमारे नेता हैं वो जो फैसला लेंगे हम मानेंगे। वो ये बात भी कहती हैं कि 2010 में मैं सिर्फ 716 वोट से हारी थी। तो वो सारी चीजों को याद दिला रही हैं। तो इसका मतलब यह है कि आरजेडी भी इस सीट पर दावा करने जा रहा है और कांग्रेस जो है पिछली बार दूसरे स्थान पर था तो वो भी कहेगा कि ये सीट मुझे चाहिए। तो यहां पर इन दोनों दलों के बीच मुख्य मुकाबले से पहले एक मुकाबला होना है कि सीट किसे दी जाती है, ये देखना दिलचस्प होगा। जहां तक बीजेपी की बात है तो मुझे लगता है कि निशा सिंह को एक बार फिर से टिकट दिया जा सकता है, क्योंकि ये जो विधानसभा है यहाँ पर कुशवाहा वोटर्स की संख्या भी अच्छी है। हालांकि यहाँ जाति के आधार पर वोटिंग नहीं मुझे दिख रही है जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि यहाँ पर पोलराइज होकर जो है वो वोट पड़ता है। तो इस वजह से जो है टिकट एक बार फिर से निशा सिंह को दी जा सकती है। लेकिन एक मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी क्या करते हैं, क्योंकि उनकी लिस्ट में भी प्राणपुर विधानसभा है और इधर अच्छा वोट बैंक है उनका इस इलाके में। जी हाँ, और सीमांचल में वो लगातार जो है भ्रमण भी कर रहे हैं। बहादुरगंज में उनकी सभा भी लगी थी और एक वहां पर उनके प्रति लोगों के अंदर समर्थन दिखता भी है। तो ऐसे में ये भी देखना होगा कि ओवैसी पतंग उड़ाएंगे या उनके पतंग के जो मांझा होता है जिससे उड़ाते हैं ना, ये दूसरे पार्टी की जीत की जो उम्मीद की डोर है उसको काट देंगे। ये देखना दिलचस्प होगा कि जो प्राणपुर है वहां पर क्या कुछ होता है। लेकिन एक रोचक मुकाबला होगा, आमने सामने की लड़ाई होगी तो महागठबंधन को फायदा होगा। अगर ट्रायंगुलर या उससे ज्यादा कोण खुलते हैं तो वैसी परिस्थिति में बीजेपी यहां जीत का चौका लगा सकती है। तो ये प्राणपुर की जंग और बहुत दिलचस्प इस बार यहाँ पर मुकाबला होने वाला है। नजरें टिकी रहेंगी कि किसे ये सीट मिलती है सीट शेयरिंग के बाद, और कैंडिडेट कौन होता है और क्या AIMIM का यहाँ पर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है, ट्रायंगुलर फाइट होती है या फिर मुकाबला आमने सामने का ही रहता है।